बच्चों, वेलकम बैक। तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट किया था, कोशिकाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हम 4-5 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो बाकी कोशिकांग रह जाते हैं, बाकी जो ऑर्गेनेल्स रह जाते हैं सेल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है उसमें माइटोकॉन्ड्रियम, हिंदी में इसे माइटोकॉन्ड्रियम ही कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में देखिए, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ऊपर है प्लांट सेल का, नीचे है एनिमल सेल का। क्योंकि इसके बाद जो हम दो और कोशिकांग पढ़ने वाले हैं, दो और ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं, वैक्यूल पढ़ने वाले हैं और प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं, तो हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे सेल डिवीजन किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए माइटोकॉन्ड्रियम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है वो है नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन? माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रियम ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियम इधर है और ये यहाँ पे, ये दोनों ही है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, किस तरह से होता है? ये इस तरह का होता है। और इसमें अंदर देखिए, आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग आउटर पोरस एंड इनर डीप फोल्डिंग। दो तरह की मेम्ब्रेन झिल्ली से बना हुआ होता है। तो ये मैंने जो बनाई है, ये आउटर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली है। ये पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टेनी होल्स होते हैं, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स ही करता है। जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, किसके बारे में पढ़ा था हमने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पढ़ी थी, वो भी पोरस होती है, वो भी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स करती है। सेल मेम्ब्रेन भी खुद एक पोरस होती है, वो भी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल करती है। ठीक है, तो इसमें टेनी होल्स होते हैं, ये भी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल करता है। इसके बाद जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है वो इनर डीप फोल्डेड होती है। कैसे? इस तरह से आप इसे बनाते हो, ये देखो, ये लेयर एक ही लेयर है जो कि फोल्ड करी हुई है, बहुत ज्यादा फोल्ड हो रखी है। अच्छा, इसके फोल्ड होने से क्या हो रहा है? फोल्ड होने से देखिए, हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है, इससे क्यों होती है फोल्डेड, इसका क्या फायदा है। तो सेल जो होती है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेस्टेड फूड आपकी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, तो वो डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाएगा कहाँ पे? आपकी कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर कहाँ पहुंचेगा? कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोशिका द्रव्य में पहुंच गया। उसके बाद जो फूड होता है, भाई हमें फूड से क्या है? एनर्जी चाहिए। फूड हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, हम उसकी पहले एनर्जी में उसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस में ये पढ़ेंगे, हम जो सांस लेते हैं उसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उस सांस के थ्रू जो हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो खाने के साथ केमिकल रिएक्शन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये एनर्जी हमारे जो हम बहुत सारे काम करते हैं, इस एनर्जी की वजह से ही हमारा एक तरह से कहते हैं बॉडी वर्क करती है। अच्छा, ये जो एनर्जी है, ये जो पूरा काम है, फूड से एनर्जी निकालने वाला काम, वो आपके माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर ही होता है। और कौन सी लेयर हेल्प करती है? ये अंदर वाली जो फोल्डेड लेयर है। ठीक है, ये क्या करती है? एरिया को इंक्रीज कर देती है। एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया, एरिया इंक्रीज हो गया तो ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब जो ये एनर्जी मिलती है, सेल इसे देखो, आपने खाना खाया, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस खाना खाने की जो एनर्जी है, उस एनर्जी की आपकी साथ के साथ आपको जरूरत पड़ गई, वो एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब जरूरत होती है तो उसे हम यूज कर लेते हैं। तो ये जो एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती है, वो होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी होता है एडेनोसिन टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट, इसे कहते हैं एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडीपी भी होता है, उसे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे आगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो हमारी बॉडी में खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो सबसे पहला काम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियम को बिजली घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो सेल के अंदर से आती है। और सेल के अंदर कहाँ बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर। वही मैंने लिखा हुआ है।
फोल्डेड मेम्ब्रेन इंक्रीज द एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अभी फोल्डेड क्यों होती है इसका पूछा जाए तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया को क्यों बढ़ा देती है, क्योंकि हमें उसमें केमिकल रिएक्शन करनी है ताकि हम फूड से एनर्जी बना सके। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में जो हमारे सेल की एनर्जी बननी होती है वो माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर ही होती है वो रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मैंने आपको बता दिया ये एनर्जी की एक तरह से एक फॉर्म है। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी में बनी, आपके जो माइटोकॉन्ड्रियम में बनी, उसे वो एटीपी के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है और जब हमारे सेल को बाकी काम करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उस एनर्जी को वहां से यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एटीपी जो है इसे कह रहा है ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। जैसे करेंसी हमारे यहाँ पैसे होते हैं, पैसों से सारी इकोनॉमी चल रही है, उसी तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल जो चलती है वो किससे चलती है, एटीपी से। क्यों? क्योंकि एटीपी ही वो ऊर्जा है, एटीपी ही वो एनर्जी है जिससे कोई सेल वर्क करती है। ठीक है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट हैज, यहाँ पे इट यूज कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियम के लिए। इट हैज इट्स ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियम का अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं एंड प्रोटीन होते हैं। ये तीनों इसके अंदर खुद के होते हैं। इसके पहले हमने ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पास ये सारी चीजें होती है, प्रोटीन, डीएनए। ठीक है, तो इसके पास अपना राइबोसोम है, डीएनए है, प्रोटीन है, इसलिए हम इसे एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहते हैं, मतलब अद्भुत अंगक कहते हैं सेल का। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल, क्योंकि सबसे अलग है, क्योंकि इसके पास अपने ही डीएनए है, अपनी ही प्रोटीन है, अपने ही राइबोसोम्स है। तो 3 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप बिजली घर किसे कहते हैं, या फिर पावर हाउस कौन है सेल का, तो आपको नाम पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रियम। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियम को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सारे पॉइंट को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, मैंने बस पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे। या फिर ये कह देते हैं कि स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियम को, तो ये 2 नंबर का आ सकता है, अलग से पूछ लिया जाए। अच्छा, अगर पूरा माइटोकॉन्ड्रियम आ रहा है आपके पास कि पावर हाउस क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं, तो 1 नंबर में तो आप उसका नाम दे दोगे कि माइटोकॉन्ड्रियम को कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनल है प्लास्टिड, हिंदी में इसे प्लास्टिड ही कहते हैं। देखिए, मैंने प्लांट और एनिमल सेल दोनों सेल बनाई है, लेकिन मैंने प्लास्टिड जो दिखाया है वो सिर्फ प्लांट सेल में दिखाया है, एनिमल सेल में नहीं दिखाया। वो इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ये एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है, इसके बाकी डिफरेंस भी हम डिटेल से करेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना है। तो प्लास्टिड जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। पहला पॉइंट मैंने ये ही लिखाया हुआ है। क्यों पाया जाता है, प्लास्टिड जो होता है वो मेन पॉइंट होता है, मेन चीज होती है किसी प्लांट में, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड इसलिए सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कह रही हूं मैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं कह रही। क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, क्रोमोप्लास्ट अलग होता है। 2 तरह के हो गए, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें भी कुछ पिगमेंट, भाई ये जो होते हैं प्लास्टिड, इनके अंदर भी पिगमेंट पाए जाते हैं अलग अलग कलर के। ठीक है, हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं प्लांट, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर कुछ पिगमेंट है। अगर वो ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं तो हमें वो ग्रीन कलर का दिखेगा प्लांट। देखा होगा, अगर आपने आपके एरिया में देखा हो आपने, तो कुछ पर्पल भी तरह के पत्ते होते हैं जो ना तो पूरी तरह रेड होते हैं ना पूरी तरह ब्लू होते हैं, कुछ पर्पल शेड के भी आपके पास पत्ते देखने को मिल जाते हैं, येलो कलर के भी पत्ते होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमें इतना समझना है कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें जो पिगमेंट आपको मिलेंगे वो कलर्ड मिलेंगे। ठीक है, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ये सारे पिगमेंट मिलेंगे। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये या तो व्हाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट कंटेन करता है और ल्यूकोप्लास्ट ये व्हाइट करता है आइदर और कलरलेस। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, या फिर मैं ये कहूं वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो हम फोटोसिंथेसिस में यूजुअली पढ़ते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ग्रीन, ज्यादातर जो हम प्लांट के बारे में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वो हम ग्रीन कलर के प्लांट में पढ़ते हैं, इसलिए हम वहां सीधा क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में अंदर है। क्रोमोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन नहीं होता, वो ग्रीन भी हो सकता है, पर्पल हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, पिगमेंट के अकॉर्डिंग। अगर उसमें ग्रीन है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा, अलग कलर के भी पिगमेंट हो सकते हैं, अभी मैंने बताया। कैन ऑल्सो कंटेन डिफरेंट कलर पिगमेंट। किसमें मिलेंगे ये? क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में बहुत अलग अलग कलर के पिगमेंट पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं हम सिर्फ ग्रीन कलर पढ़ते हैं हमेशा, जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन कलर के प्लांट। तो क्या बाकी जो कलर के प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? क्या वो अपना खाना नहीं बनाते? तो वो बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बस क्या फर्क होता है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता, कोई और कलर का होता है। रेड कलर का पिगमेंट है तो वो पर्पल जैसा दिखेगा, हल्का हल्का। ठीक है, तो उसमें भी पिगमेंट है, वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। अंडरस्टूड? आगे कह रहा है क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कंटेन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होते हैं उनके अंदर, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रियम पढ़ा था लास्ट टॉपिक हमने, उसमें वलित मतलब फोल्डेड लेयर होती है, उसी तरह से स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके अंदर अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है प्लास्टिड के अंदर। अभी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर भी अपना डीएनए होता है और अपना क्या होता था? राइबोसोम्स होते थे, अपना प्रोटीन होता था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो ऑर्गेनल, किन्हीं दो अंगक के नाम लिखिए जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो एक हो जाएगा प्लास्टिड और एक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है, आई होप समझ आया। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्लास्टिड कहाँ होता है? प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड किसके काम आता है? फोटोसिंथेसिस के काम आता है। अगर प्लास्टिड दो तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है तो हम उसे तब कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अलग अलग कलर के पिगमेंट हो सकते हैं, इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है, समझ आ गया? या तो अलग से प्लास्टिड के बारे में पूछ लेगा, या फिर ये वाली चीज पूछी जा सकती है एक नंबर में कि बताइए कौन से दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं या फिर अंगक हैं जिनका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो आप लिखोगे आंसर माइटोकॉन्ड्रियम एंड प्लास्टिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल। वैक्यूल को कहते हैं रसधानियां। देखिए यहाँ पे प्लांट सेल में कहाँ बनाया हुआ है वैक्यूल? मैंने ये बड़ा वाला। ठीक है, एनिमल सेल में ये छोटा वाला। मतलब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही वैक्यूल मिलते हैं। कई बार जो एनिमल सेल है उसमें एक से ज्यादा वैक्यूल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो साइज देखिए, यहाँ प्लांट सेल में काफी बड़ा एरिया कवर कर रखा है वैक्यूल ने, रसधानियां ने। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एक छोटा सा एरिया कवर कर रखा है, बहुत छोटा साइज होता है। तो पहला इसका क्या पॉइंट लिखा हुआ है? दीज आर स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। तो इनके अंदर क्या भरा होता है? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट भरा होता है। स्टोरेज सैक को हम हिंदी में कहते हैं संग्राहक थैली। संग्राहक मतलब इकट्ठा करके रखने वाला। ठीक है, तो ये क्या इकट्ठा करके रखता है? तरल पदार्थों को भी और ठोस पदार्थों दोनों को ही संग्रह करके रखता है। ठीक है, आगे इसका यूज देखेंगे क्यों संग्रह करता है। इट इज स्मॉलर इन एनिमल सेल एंड लार्जर इन प्लांट सेल। देखिए डायग्राम से पता चलता है कि एनिमल सेल में एक बहुत छोटा होता है इसका साइज, लेकिन जब प्लांट सेल की बात करें तो इसका साइज काफी बड़ा होता है। काफी हद तक जो वॉल्यूम है सेल का प्लांट सेल में वो किसने घेरा हुआ होता है? वो घेरा हुआ होता है वो वैक्यूल्स ने। प्लांट सेल वैक्यूल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मतलब जो आपकी पूरी सेल है इसका 50 से लेकर 90% तक का हिस्सा अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग, फिक्स वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि इसमें 50% जो इसका
आयतन एक तरह से वॉल्यूम है, उसका जो हिस्सा है वो वैक्यूल ने घेर रखा हो। 50% का मतलब क्या है कि सेल का आधा हिस्सा यही है, ठीक है। 90% मतलब वैक्यूल ज्यादा है, बाकी चीजें कम है। अच्छा, इसी के बड़े होने की वजह से देखिए एक जो डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो ये भी होता है कि जो हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल पाया जाता है सेल का वो होता है वैक्यूल। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में एनिमल सेल का जो सबसे बड़ा वैक्यूल पाया जाता है वो होता है क्या, न्यूक्लियस, केंद्रक होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये भी हो जाता है, अब ये इतना बड़ा है तो बीच वाला पूरा हिस्सा इसने घेरा हुआ है, तो जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो किसी एक कॉर्नर में होता है, लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये किस वजह से कॉर्नर में होता है, क्योंकि वैक्यूल ने काफी जगह घेरी हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट है कंटेन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस फॉर प्लांट लाइक अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये कह रहा है प्लांट में जो वैक्यूल होता है ये बहुत इंपोर्टेंट से सब्सटेंस को कैरी करके रखता है अपने अंदर। अमीनो एसिड सबसे बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और कुछ कार्बनिक अम्ल जो है वो किसके अंदर स्टोर होते हैं, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी होती है किसी भी सेल के लिए सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऑल्सो प्ले रोल इन द एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। क्या होता है, कुछ यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें अलग अलग काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो उसमें क्या है, बहुत जो मैक्सिमम काम है वो एक दो ऑर्गेनल के थ्रू ही कर लिया जाता है। जब हम किसी एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें ये क्या है, ये कह रहा है पानी को निकालने का काम और वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम। एक तरह से एक्सक्रीशन जो होता है सेल का वो कौन करता है, वैक्यूल ही करता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट की जो वैक्यूल है हमने कह दिया उसके अंदर क्या क्या मिलता है, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, बाकी सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जब हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा ऐसे रैंडम शेप का होता है, आप पढ़ते आए हो, तो ये जब खाना खाता है इसमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स नहीं होते, बेसिक सा साइटोप्लाज्म होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और बहुत जो बाकी ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रियम, ये एंडोप्लाज्म, ये सब वहां नहीं मिलता। तो इसमें जो वैक्यूल होता है किसका, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा का जो वैक्यूल होता है उसमें इसका फूड पार्टिकल मिलते हैं, जो खाना ये खाता है वो इसके वैक्यूल में पहुंचता है, वहीं से पच के वहीं से ये बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लेना। पॉइंट्स मैं टू द पॉइंट चीजें लिखती हूँ बस, यहाँ पे आप इन्हें पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। चीजों को रटने की जरूरत नहीं है कि किसी ने कैसा पढ़ा दिया तो आपको वैसा ही लिखना है, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाया कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कीजिए, सिर्फ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि मेनली उसमें आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं और सेल का डिवीजन किस तरह से होता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।